नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं और ख़ास तौर पे बात करेंगे डीप लर्निंग की। हमारे पास एक लेख है, डीप लर्निंग, एआई के पीछे का मस्तिष्क। तो चलिए साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। तो लेख शुरू होता है ये कहकर कि डीप लर्निंग जो है वो एआई का पावर हाउस है, उसका इंजन है एक तरह से। और ये काम करने के लिए इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की नकल करता है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। देखिए, डीप लर्निंग असल में मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है और मशीन लर्निंग एआई की एक ब्रांच है। इसे डीप पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की कई परतें होती हैं, मतलब लेयर्स। और यही चीज इसे पुरानी मशीन लर्निंग से अलग बनाती है। ये खुद ही मतलब कच्चे डेटा से जरूरी बातें, फीचर्स सीख सकती है। अच्छा, तो ये परतें, ये लेयर्स, ये काम कैसे करती हैं फिर? क्या ये सच में दिमाग की तरह है? प्रेरणा तो वहीं से है, काफी हद तक। सोचिए, जैसे हम कुछ देखते हैं हम्म। तो आंखें पहले किनारे देखती हैं, फिर शायद आकार, और फिर पूरी तस्वीर समझ आती है ना? वैसे ही डेटा सबसे पहले जाता है इनपुट लेयर में, फिर वो कई हिडन लेयर से गुजरता है। हर लेयर जानकारी को थोड़ा और क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाती है, मतलब समझने लायक बनाती है। और आखिर में आउटपुट लेयर हमें रिजल्ट देती है। हर अगली लेयर पिछली वाली के आउटपुट पर काम करती है। और ये सीखते कैसे हैं? मेरा मतलब है, ये परतें सही रिजल्ट देना कैसे सीख लेती हैं? देखिए, सीखने का जो प्रोसेस है उसे ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें मॉडल को दिखाया जाता है बहुत सारा डेटा। मान लीजिए बिल्ली की तस्वीरें पहचानना सिखाना है, तो उसे हजारों लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं। और जब मॉडल गलती करता है ना, तो एक तकनीक है बैक प्रोपेगेशन। हाँ, ये तकनीक मॉडल को बताती है कि भाई गलती हुई है और कितनी बड़ी हुई है। फिर वो नेटवर्क के अंदर कनेक्शन के वेट्स को एडजस्ट करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कोई धुन सेट कर रहे हो, धीरे धीरे, जब तक वो सही न लगे। इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन फंक्शंस, जैसे रीलू या सिग्मॉइड। इनका काम है मॉडल में नॉन लीनियरिटी लाना, मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी क्षमता डालना। अगर ये ना हो तो मॉडल सिर्फ सीधी सीधी चीजें ही सीख पाएगा। पर असल दुनिया का डेटा तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना। ये फंक्शंस मॉडल को वो जटिलता समझने में मदद करते हैं। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो इसके असल दुनिया में इस्तेमाल क्या है? लेख में कुछ बताया इसके बारे में? कहाँ देख रहे हैं हम इसे? हाँ हाँ, लेख में कई उदाहरण हैं जहाँ डीप लर्निंग ने मतलब क्रांति ला दी है। जैसे तस्वीरें और आवाज पहचानना। CNNs होते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। उनकी मदद से कंप्यूटर तस्वीरों को लगभग इंसानों जितनी सटीकता से पहचान सकते हैं। हम्म। और हमारे फोन में जो वॉइस असिस्टेंट है, सिरी या गूगल असिस्टेंट, वो हमारी आवाज समझने के लिए डीप लर्निंग ही यूज करते हैं। हाँ, वो तो रोज ही इस्तेमाल करते हैं हम। बिल्कुल। फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। लेख इस बात पर जोर देता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मर जैसे मॉडल ने मशीनों को हमारी भाषा समझने में बहुत मदद की है। सिर्फ शब्दों का मतलब नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ भी समझने में, जैसे भाषा का अनुवाद करना या किसी टेक्स्ट का भाव समझना। अच्छा। और सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो भी इसी पर चलती हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए, दूसरी गाड़ियों को, लोगों को पहचानने के लिए कैमरास और सेंसर्स से मिले डेटा का विश्लेषण डीप लर्निंग से ही करती हैं। और हेल्थ केयर का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, हेल्थ केयर में भी इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे डॉक्टरों को मेडिकल इमेज, मान लीजिए एक्सरे या MRI, देखकर बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद करना। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? कुछ चुनौतियां भी होंगी। लेख में कुछ बताया इस बारे में? हाँ बिल्कुल, चुनौतियां भी है और लेख उन पर भी बात करता है। पहली तो है डेटा की जरूरत। मतलब इन मॉडल्स को ठीक से सिखाने के लिए अक्सर बहुत बहुत सारा डेटा चाहिए। दूसरी है कंप्यूटेशनल पावर। इनकी ट्रेनिंग में बहुत ताकतवर कंप्यूटर लगते हैं, GPUs खासकर। वो महंगे भी होते हैं और बिजली भी काफी लेते हैं। ये तो है। एक और बड़ी चुनौती है व्याख्यात्मकता, मतलब इंटरप्रेटेबिलिटी। इन्हें अक्सर ब्लैक बॉक्स कह दिया जाता है। ब्लैक बॉक्स मतलब ये कि मॉडल ने कोई फैसला क्यों लिया, ये समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। वो अंदर क्या कैलकुलेशन कर रहा है, वो पूरी तरह साफ नहीं होता।
और ये उन जगहों पर चिंता की बात है जहां हमें पता होना चाहिए कि फैसला क्यों लिया गया, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में या लोन अप्रूवल में। हाँ, ये तो गंभीर बात है। और हाँ, लेख नैतिक मुद्दों पर भी बात करता है, जैसे डेटा प्राइवेसी और ये कि अगर ट्रेनिंग डेटा में ही कोई बायस है, कोई पक्षपात है, तो मॉडल भी वही सीख लेगा और फिर वो गलत या पक्षपाती नतीजे दे सकता है। ये पक्का करना कि एआई निष्पक्ष रहे, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो फिर भविष्य क्या है डीप लर्निंग का? लेख के हिसाब से आगे क्या होने वाला है? लेख तो काफी आशावादी लगता है। रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एल्गोरिदम्स बने जो कम डेटा और कम पावर में काम करें। और ये जो ब्लैक बॉक्स वाली प्रॉब्लम है, उसे सुलझाने पर भी बहुत काम हो रहा है, ताकि मॉडल ज्यादा ट्रांसपेरेंट बने, मतलब उनके फैसले समझे जा सकें। साथ ही न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जैसे नए आइडियाज पर भी काम चल रहा है, जो सीधे दिमाग की बनावट की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख से यही समझ आता है कि डीप लर्निंग एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। ये इंसानी दिमाग से प्रेरित है और हमारी दुनिया को कई तरह से बदल रही है ना? तस्वीरों को पहचानने से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक। बिल्कुल सही। और हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन उनके बावजूद ये एआई इनोवेशंस में सबसे आगे है। भविष्य में इसकी संभावनाएं तो बहुत हैं। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे ये डीप लर्निंग मॉडल्स और काबिल होते जा रहे हैं, खासकर वो ब्लैक बॉक्स वाले, तो हमें इंसानी फैसले और मशीनी फैसले के बीच वो लाइन कहाँ खींचनी चाहिए? खासकर उन मामलों में जहां नैतिकता, पारदर्शिता, भरोसा ये सब बहुत जरूरी है। सोचने वाली बात है।